Mighty, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all will be fine. My name is Anam Gol and I am here to teach you Science Class 8, Chapter 1, Human Organ System, Lecture 6, page number 9. Today our discussion topic is internal structure of kidney. कि गुर्दे का अंदरूनी साख्त क्या है, अंदर से कैसा नज़र आता है. कल हमने यहाँ से पहले तक पढ़ लिया था. अब हम यहाँ से इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. इंटरनली ईच किडनी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन. वो ये कह रहा है कि गुर्दे को इंटरनली 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है. रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला एंड रीनल पेल्विस. तो रीनल मीन किडनी. रीनल साइंटिफिक नेम है किडनी का. साइंस की ज़बान में हम किडनी को रीनल कहते हैं. ठीक है. तो कॉर्टेक्स, रीनल मीन किडनी एंड कॉर्टेक्स मीन आउटर मोस्ट पोर्शन. तो रीनल कॉर्टेक्स इज़ द आउटर मोस्ट रीजन. तो आउटर मोस्ट रीजन ऑफ किडनी इज़ नोन एज रीनल कॉर्टेक्स. ये सारा आउटर मोस्ट रीजन है, इसे हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स. देन है रीनल मेडुला. रीनल मेडुला इज़ द मिडल रीजन. मिडल का जितना भी रीजन है उसे हम कहते हैं रीनल मेडुला, विच इज़ डिवाइडेड इनटू कॉनिकल मैसेज कॉल्ड रीनल पायरामिड. फर्दर वो ये कह रहा है कि रीनल मेडुला फर्दर कॉनिकल मैसेज में डिवाइड किया गया. ये पोर्शन छोटे छोटे बने हुए हैं, इन्हें उसने कहा है रीनल पायरामिड्स का नेम दिया है. और इन रीनल पायरामिड्स के अंदर छोटी छोटी लाइंस बनी हुई हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो कि यूरिन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. देन है रीनल पेल्विस. रीनल पेल्विस इज़ द इनर एरिया वेयर यूरिन इज़ ड्रेन. जब किडनी ने यूरिन बना लिया है तो वो यूरिन कहाँ स्टोर होगा? यूरेटर में जाने से पहले वो रीनल पेल्विस में स्टोर होगा. तो ये यूरेटर की नाली है. तो यहाँ पर जाने से पहले यहाँ पे कैविटी होती है जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं. तो जब किडनी में यूरिन बन जाएगा तो वो रीनल पेल्विस में कुछ देर के लिए जमा होगा, देन वो यूरेटर की तरफ मूव करेगा. द यूरिन फ्रॉम रीनल पेल्विस मूव इनटू यूरेटर. अब रीनल पेल्विस से यूरिन आगे यूरेटर की तरफ मूव करेगा. नेक्स्ट इज़ नेफ्रॉन. जिस तरह हमने पिछले ऑर्गन सिस्टम नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट था नर्व या न्यूरॉन था, इसी तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसका बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन आर दी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. वो ये कह रहा है कि नेफ्रॉन क्या है? बुनियादी यूनिट है, इकाई है किडनी की. दे आर दी ट्यूब्यूल्स वेयर यूरिन इज फॉर्म. मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया कि नेफ्रॉन्स का क्या काम है? यूरिन फॉर्मेशन में मदद देता है. ये ट्यूब्यूल्स हैं जो कि यूरिन, जहाँ पे यूरिन बनता है. देयर वर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी. वो ये कह रहा है कि हर गुर्दे में 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं. अब अगर हम दोनों गुर्दों की बात करें तो मिलियन ट्रिलियन से भी से ज़्यादा नेफ्रॉन हो जाएंगे. तो हम एक गुर्दे की बात करें कि एक गुर्दे में 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं. ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स. और फर्दर ये कह रहा है कि हर नेफ्रॉन के पास 2 पार्ट्स होते हैं, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल. रीनल किडनी एंड कार्पसल इसके नेम से पता चला है कि कोई कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर होगा. एंड रीनल ट्यूब्यूल इसके नाम से पता चला है कि कोई ट्यूब्यूल्स होंगी. नेक्स्ट पेज नंबर 10 की तरफ चलते हैं. यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. अब जो किडनी का मैंने आपको बताया था कि रीनल पायरामिड होते हैं, ये पायरामिड, इन पायरामिड के अंदर जो छोटी छोटी लाइंस हैं वहाँ पे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. अब उस एक लाइंस को फर्दर उसने इधर बताया हुआ है, ये नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है. तो अब हम पढ़ते हैं रीनल कार्पसल. रीनल कार्पसल क्या है? इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. जो नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट होगा ये सारा, उसे हम कहते हैं रीनल कार्पसल. इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रक्चर. फर्दर इसके पास 2 पार्ट्स हैं रीनल कार्पसल में, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल. ग्लोमेरुलस इज द टुफ्ट ऑफ ब्लड वेसल. वो ये कह रहा है कि ग्लोमेरुलस ये रेड ब्लड वेसल्स ये सारी इसके अंदर पड़ी हैं ये सारा. तो ग्लोमेरुलस क्या है? ब्लड वेसल्स का गुच्छ, ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है, जहाँ पे ज़्यादा सी आर्टरीज वेन्स आके इकट्ठी हो जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस में कोई पूछ सकता है तो ग्लोमेरुलस क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जहाँ पे सारे आर्टरीज और वेन्स आके इकट्ठी होती हैं तो ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है. और बोमेन कैप्सूल क्या है? बोमेन कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर है. ये कप शेप स्ट्रक्चर है जिसने ग्लोमेरुलस को इनक्लोज किया हुआ था, ब्लड ग्लोमेरुलस को अपने अंदर रखा हुआ था. आप जैसे एक हाथ की मुट्ठी बना लें, आप ऐसे समझ लें कि उसमें आर्टरीज और वेन का गुच्छा है, तो दूसरे हाथ से उसको कवर करें तो एक कप शेप स्ट्रक्चर बन जाता है. इसी तरह ये बोमेन कैप्सूल कहलाएगा. नेक्स्ट है रीनल ट्यूब्यूल. रीनल ट्यूब्यूल दिस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन स्टार्ट आफ्टर बोमेन कैप्सूल. बोमेन कैप्सूल के बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है उसे हम कहते हैं रीनल
टिब्यूल। फिर कहते हैं द फर्स्ट क्वाइल्ड पार्ट ऑफ रीनल टिब्यूल इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल टिब्यूल। ये जो क्वाइल्ड पार्ट ये वाला है इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल टिब्यूल। द नेक्स्ट पार्ट इज यू शेप इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले ये वाला यू शेप स्ट्रक्चर है, इसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। लूप ऑफ हेनले इसको नाम इसलिए दिया गया है कि हेनले एक साइंटिस्ट था, उसने इन टिब्यूल्स को फर्स्टली ऑब्जर्व किया था, जिसकी बेस पे इसको लूप ऑफ हेनले नेम दे दिया गया है। नेक्स्ट है द लास्ट पार्ट ऑफ रीनल टिब्यूल इज अगेन क्वाइल्ड इज कॉल्ड डिस्टल टिब्यूल। देन लास्ट पार्ट ये अगेन क्वाइल्ड हो गया है, इसे हम क्या कहेंगे, डिस्टल टिब्यूल। मतलब डिस्टल मीन एंड वाला पोर्शन, तो एंड के हम डिस्टल टिब्यूल कहेंगे। द डिस्टल टिब्यूल्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इन कलेक्टिंग डक्ट। जब मैनी नेफ्रॉन के जो डिस्टल टिब्यूल्स होते हैं ओपन होंगी आखिर में कलेक्टिंग डक्ट्स में, कैविटी कलेक्टिंग डक्ट्स में। मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स ज्वाइन एंड ड्रेन इनटू रीनल पेल्विस। जब ये ज़्यादा सी नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में मिल के कहाँ पे अपना मवाद सारा डालेंगे, रीनल पेल्विस में। ठीक हो गया। अब हम इसके स्ट्रक्चर से भी मैं आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में किडनी के रीनल पायरमिड में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे यूरिन की फॉर्मेशन होती है। अब उन्होंने एक नेफ्रॉन जहाँ से लिया है और इसको एक्सप्लेन किया है। फर्दर बता रहा है कि नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स हैं, रीनल कार्पसल एंड रीनल टिब्यूल। रीनल कार्पसल में 2 पार्ट्स हैं फर्दर, बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, टुफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है जहाँ बहुत ज़्यादा आर्टरीज और वेन्स यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। ये आप लोगों को रेड नज़र आ रही हैं, इससे हम कहते हैं आर्टरीज और ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है। और बोमेन कैप्सूल क्या है, कप शेप स्ट्रक्चर। ये कप शेप स्ट्रक्चर ही लग रहा है, तो इसने क्या किया हुआ है, ग्लोमेरुलस को घेरा हुआ है। नेक्स्ट टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है जिसे हम रीनल टिब्यूल कहते हैं। फर्स्ट इसका क्वाइल्ड पार्ट है जिसे हम प्रॉक्सिमल टिब्यूल, प्रो से पता चल रहा है ये बिफोर मतलब पहले वाला है ऐसा है, तो इसे हम प्रॉक्सिमल टिब्यूल कह रहे हैं। देन आगे लूप ऑफ हेनले यू शेप स्ट्रक्चर को लूप ऑफ हेनले का नाम दिया गया है। देन एंड पे क्वाइल शेप स्ट्रक्चर अगेन आ गया है, तो इन्होंने इसको डिस्टल टिब्यूल कहा गया कि ये एंड वाला पोर्शन है। देन आ गया है कलेक्टिंग डक्ट जहाँ पे सारा यूरिन एंड पे आके इकट्ठा हो जाता है। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट ये सारा अपना यूरिन होता है आगे रीनल पेल्विस की तरफ भेज देता है और रीनल पेल्विस आगे यूरेटर की तरफ इसे मूव कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 11 की तरफ। पेज नंबर 11 है फंक्शन ऑफ किडनी के गुर्दे का अफाल क्या काम है, क्या फंक्शन है उसका। ठीक है, तो हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ब्लड कैरीज नाइट्रोजनियस वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी टू द किडनी। अब जो बॉडी से ब्लड आ रहा है किडनी की तरफ, ठीक है, उसके पास तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होंगे जिसे हम फाजिल मादे भी कहते हैं, तो वो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द किडनी के अंदर। ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट रीच दी ग्लोमेरुलस। मैंने आप लोगों को नाइट्रोजनस वेस्ट का बताया था, यूरिक एसिड होता है। अब जब किडनी में ब्लड आया है तो वो कहाँ जाएगा, उसके पास नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स होंगे। अब वो कहाँ जाएंगे, नेफ्रॉन में जाएंगे। नेफ्रॉन के पास वेस्ट मटेरियल रीच दी ग्लोमेरुलस में पहुँच जाएंगे। हियर मोस्ट ऑफ द वाटर एंड वेस्ट मटेरियल आर फिल्ड फ्रॉम द ब्लड इनटू बोमेन कैप्सूल। यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादातर वाटर और वेस्ट मटेरियल को फिल्टर किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास ब्लड आया, इन वेन बताया गया, ये ब्लू कलर की आर्टरी आ रही है, रीनल वेन के ज़रिए बॉडी से इधर बोमेन कैप्सूल में नाइट्रोजनस वेस्ट और साल्ट्स वगैरह प्रेजेंट हुई, ब्लड आया है। यहाँ पे इसने फिल्ट्रेशन हुई है, फिल्टर होके जो ज़्यादातर ब्लड और वेस्ट मटेरियल फिल्टर होंगे तो दोबारा रीनल आर्टरी के ज़रिए दोबारा बॉडी की तरफ वापस चले जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो गंदा हमारे पास खून आया था वो यहाँ पे इसके फिल्टर हुआ है, फिल्टर होके जो साफ बच गया था वो दोबारा रीनल आर्टरी के ज़रिए दोबारा बॉडी की तरफ वापस चला गया है। वो यही बता रहा है हेयर मोस्ट ऑफ द वाटर एंड वेस्ट मटेरियल्स आर फिल्टर हो गया है फ्रॉम द ब्लड से इनटू द बोमेन कैप्सूल। इधर बोमेन कैप्सूल में वो फिल्टर हो गया है। द ब्लड आफ्टर लूजिंग वेस्ट मटेरियल इज कलेक्टेड इन आर्टेरियोल्स। फिर वो कहता है वो आर्टेरियोल्स में, अब वो फिल्टर हुआ वो ब्लड कहाँ होगा, आर्टेरियोल्स में कलेक्ट होगा, विच अल्टीमेटली फॉर्म रीनल आर्टरी, जिसे हम रीनल आर्टरी भी कहते हैं। द क्लीन ब्लड इज ब्रॉड बैक टू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम। वो फिर वही कह रहा है जो ब्लड साफ हो गया दोबारा कहाँ चला जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। दिस फिल्ट्रेट विच मूव्स इन टू द रीनल टिब्यूल। अब वो कह रहा है कि जो जिसने ब्लड को फिल्टर किया था और जो बाद में फाजिल मादे और नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह बच गए हैं तो फर्दर आगे कहाँ मूव करेंगे, यहाँ से आगे इससे आगे क्या था,
प्रॉक्सिमल टिब्यूल की तरफ मूव करेगा। जो फिल्टर हुआ वो ब्लड था तो वो तो दोबारा ऊपर हमारी बॉडी की तरफ चला गया। लेकिन जो बाद में जो गंदा मादा वेस्ट मटेरियल्स, नाइट्रोजस वेस्ट मटेरियल बच गए थे और साल्ट्स वगैरह, वो फर्दर आगे की तरफ मूव करेंगे। तो ग्लोमेरुलस से आगे कौन सी टिब्यूल थी? प्रॉक्सिमल टिब्यूल की तरफ वो ब्लड मूव करेगा। दिस फिल्ट्रेट्स विच मूव इनटू द रीनल टिब्यूल ऑफ नेफ्रॉन के आगे टिब्यूल थी, हमने उसको प्रॉक्सिमल टिब्यूल का नाम दिया था, उस टिब्यूल की तरफ मूव करेगा। आल्सो कंटेन सम यूजफुल, अब उसके अंदर भी कुछ यूजफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग इट्स पैसेज टुवर्ड द कलेक्टिंग डक्ट 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड इन कैपिलरीज अराउंड रीनल टिब्यूल। अब वो टिब्यूल्स में जा रहा है तो वहाँ पर भी फर्दर उसकी ऑब्जॉर्प्शन हो रही होगी। अब वो कहता है कि उसके पास कुछ जो थोड़ा बहुत बच गया ना यूजफुल सब्सटेंस, उसको भी दोबारा खींच लेते हैं। उन ब्लड कैपिलरीज, वो रीनल टिब्यूल्स की कैपिलरीज के से वो अपना जो उसके पास जो उसके काम की चीज़ होगी, जैसे जो उसके काम की चीज़ होगी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, वो उसको निकाल लेगा। अब उसके अंदर उसकी फर्दर छानबीन होगी इस प्रॉक्सिमल टिब्यूल में। देन वो कहाँ जाएगा? लूप ऑफ हेनले में। इसी तरह लूप ऑफ हेनले में उसको भी जहाँ पे उसको एक्सेस ऑफ वाटर या किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी तो वहाँ पर भी उसकी फिल्ट्रेशन होगी। मतलब इस रीनल टिब्यूल, प्रॉक्सिमल टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल टिब्यूल जहाँ तक कलेक्टिंग एंड जहाँ तक कि कलेक्टिंग डाटा तक पहुँचने तक ना, इसकी इन 3 पॉइंट्स पे फिल्ट्रेशन होती रहती है कि कुछ जो भी उसके पास यूजफुल सब्सटेंस होती हैं वो ले लेती हैं ब्लड कैपिलरीज। देन एट द एंड कलेक्टिंग डक्ट में वहाँ उसके पास सिर्फ यूरिन ही बच जाता है। ड्यूरिंग दिस रीअब्जॉर्प्शन मोर वेस्ट मटेरियल्स आर अब्जॉर्ब फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू द रीनल टिब्यूल फिल्ट्रेट। वो कहता है कि इस दोबारा मतलब हमने उसकी तरफ ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल सारे निकाल लिए थे। कहता है कि इस दोबारा इंतज़ाब के अमल के दौरान ज़्यादातर फाजिल मादे खून की कैपिलरीज से रीनल टिब्यूल में जज़ब हो जाते हैं। वही मैंने आप लोगों को बताया कि टिब्यूल्स में आ रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, तो यहाँ पर जो यूजफुल सब्सटेंस होगी वो जज़ब हो जाएंगे, ठीक है। रीनल टिब्यूल्स की खून की कैपिलरी से रीनल टिब्यूल्स में जज़ब हो जाते हैं, ठीक है। नाउ द फिल्ट्रेट इन रीनल टिब्यूल इज़ कॉल्ड यूरिन। अब वो एंड पे कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँचते उसके पास कुछ भी यूजफुल नहीं रहेगा, वो टोटली वेस्ट रह जाएगा। तो उसे हम क्या कलेक्टिंग डक्ट में क्या पहुँच जाएगा? यूरिन, विच मूव्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, जिसे हम वो कलेक्टिंग डक्ट में भेज देंगे। एंड देन इनटू द रीनल पेल्विस, फिर वो रीनल पेल्विस की तरफ चला जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को पेज नंबर 10 पे डायग्राम है, दोबारा उससे मैं बता देती हूँ कि कैसे होता है। अब यहाँ पे बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस क्या है? आर्टरीज, ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा है। अब ब्लड आया है हमारे पास ग्लोमेरुलस में, जहाँ पे इसने फर्दर फिल्ट्रेशन हुई है। इसके पास जो यूजफुल प्रोडक्ट्स थी वो दोबारा वापस क्या चल जाएंगी? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। और जो हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल होगा वो यहाँ पे बच जाएगा बोमेन कैप्सूल में। देन वो कहाँ मूव करेगा? प्रॉक्सिमल टिब्यूल की तरफ। अब यहाँ पे जब वो मूव कर रहा है तो यहाँ पर भी इसके पास भी कुछ यूजफुल सब्सटेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ से भी कुछ जो उसको ज़रूरत की चीज़ होगी वो यहाँ से भी ले लेगा, वो इसकी टिब्यूल्स कैपिलरीज के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट आ गया है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में तक जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इस तरह मूव कर रहे होते हैं, तो इस दौरान भी इसको जहाँ पर किसी चीज़ मतलब कि पानी की अगर बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी या वाटर हो जाती है तो इसमें से ब्लड में से वाटर अब्जॉर्ब हो जाएगा और ग्लूकोज, प्रोटीन्स वगैरह, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन है डिस्टल टिब्यूल। अब डिस्टल टिब्यूल तक पहुँचते इसकी काफ़ी सारी छानबीन हो चुकी होती है, लेकिन एट द एंड वो यहाँ पर भी इसको नहीं छोड़ता। यहाँ पर भी इसके पास जो कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स होती है यहाँ से भी इसको ले लेते हैं और खून की कैपिलरीज तक पहुँचा देते हैं। और एट द एंड कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँचते वो सारा वेस्ट मटेरियल बच जाता है जिसे हम यूरिन कहते हैं। फिर वो नेक्स्ट कहाँ जाएगा? रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस के बाद वो यूरेटर की तरफ धकेल दिया जाएगा। नेक्स्ट है पेज नंबर 11 के बॉक्स में हमारे पास था फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी इतला के लिए। द एवरेज कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन यूरिन इन ग्राम पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर इज अप्रॉक्सीमेटली एज पर। वो कह रहा है कि ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन का आप लोग उसने यूरिन लिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब लिया। आप इसको फर्ज कर लें 100 ग्राम है, तो उसमें इसकी कितनी एवरेज कंपोजिशन कितनी है, किस चीज़ की कंपोजिशन इसमें कितनी बताई गई है कि यूरिन में कितनी
कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं उसमें उसकी कंपोजिशन कितनी है। वाटर की कंपोजिशन क्या है 96 ग्राम, यूरिया की कंपोजिशन क्या है 2 ग्राम, मिनरल साल्ट्स की कंपोजिशन है मेनली सोडियम क्लोराइड 1.8 ग्राम, अदर नाइट्रोजनस सब्सटेंस की 0.2 ग्राम। तो आप लोगों को ये कहेंगे कि नाइट्रोजन सब्सटेंस को मैंने यूरिया का बताया हुआ था, तो यूरिया को मैंने इसलिए सेपरेट यहाँ पे इन्होंने सेपरेट लिखा हुआ है क्योंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा मिकदार में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो इसको उन्होंने सेपरेट किया हुआ है और इंतहाई टॉक्सिक होता है। तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, तो ये आप लोगों की इसे मैनेज भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कम रमज़ान में पानी की डेफिशिएंसी होती है तो यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन कम भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा पानी फिर हमारी किडनी रीअब्जॉर्ब करते ब्लड को दे देती है, तो फिर इस तरह हमें डिहाइड्रेशन नहीं होती रमज़ान में। ठीक है, अगर हम इसी तरह कोई अगर पानी ज़्यादा पीते हैं, अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमें इसी तरह वाटर की कंसंट्रेशन भी कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़।